नमस्कार। आज उदय भास्कर में गेस्ट फैकल्टी के रूप में मौजूद है हमारे पास में लाजवाब एडवोकेट कमलेश त्रिपाठी, जिन्होंने अभी तत्काल एक जुडिशल रिफॉर्म के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किए थे और वो PIL फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख को सुना और काफी शानदार पहलू उन्होंने जुडिशियल के रूप में उठाए हैं। तो आज चूंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आप लोगों का सौभाग्य है कि आप उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुने कि किस तरह से जुडिशरी सिस्टम आज काम कर रहा है और जनता एक न्याय व्यवस्था के रूप में क्या चाहती है और कानून बनाने वालों की मंशा क्या थी कि वो न्याय प्रक्रिया के जरिए लोकहित का समाधान कर सके और उसके बीच में जाने अनजाने पहलुओं में किस तरह से, चाहे वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया, चाहे विलंब की बलि चढ़ गया, चाहे अहंकार, द्वेष और गुमराह की बलि चढ़ गया, या अज्ञानता के रास्ते से कानून भटक गया। तो उसकी बहुत एक सटीक व्याख्या जो है कि हमारी न्यायपालिका में चल क्या रहा है और न्यायपालिका और कार्यपालिका का सामंजस्य को स्वीकार करते हुए, बताते हुए आपको संवैधानिक स्तर पर भी ले जाएंगे, मतलब पार्लियामेंट्री में भी, कि पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपने दायित्वों से कैसे भटक गए हैं और उनकी बात को कैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। तो आप आगे की बात सुनिए कमलेश त्रिपाठी जी। सर, आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप देशवासियों को, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी बात को स्वीकार किया है, आप अपनी बात को सहज सुंदर लहजे में जरा बताएं। मेरा नाम कमलेश त्रिपाठी है और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है। सभी देशवासियों को मेरी ओर से उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं हैं। उन्होंने जो एक क्रांति की अलग जगाई, भारत को आज़ादी दिलाई, जो और उन्होंने झंडा फहराया, कई देशों ने उनकी सरकार को मान्यता दी। तो उन्हीं सब लोगों के, क्रांतिकारियों को, सपनों को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी एक हिंद क्रांति यात्रा चला रहा हूँ। उस हिंद क्रांति यात्रा के तहत मैंने जुडिशियल रिफॉर्म, न्यायिक सुधार का एक अभियान चला रखा है। मैं वकील नहीं हूँ, कानून पढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मैं वकालत नहीं करता। दूसरी बात है कि मेरा लक्ष्य था कि हिंदुस्तान की अदालतों में 5 करोड़ से ऊपर मुकदमे लंबित हैं, इनको एक साल में 80% कम करना है और भविष्य में एक ऐसी व्यवस्था लागू करना है कि जिसके तहत भविष्य में लोगों के विवादों के निराकरण की समय सीमा अंतिम रूप से 1 वर्ष तय की जाए। पहले हमारा ये देश गुलाम था और गुलाम होने के साथ जो भी अंग्रेजों द्वारा दमनकारी कानून और भारत के नागरिकों को अदालतों में जाने से रोकने के लिए बनाए थे, वही कानून आज भी हिंदुस्तान में चल रहे हैं। इसीलिए देश में अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारी का माहौल बना हुआ है। इस सब सिद्धांतों को लेकर के मैंने सोचा कि भारत के सभी व्यक्तियों को पर्याप्त साधन, सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और उनको जिस कार्य के लिए श्रम के बदले पारिश्रमिक लेते हैं, उस कार्य के प्रति जवाबदेही तय की जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विधि की अज्ञानता क्षम नहीं। तो मेरा सीधा सवाल है, क्या विधि का ज्ञान, क्या विधि के ज्ञान से न्यायाधीश, अधिवक्ता तथा जांच एजेंसियों को मुक्त रखा गया है? और हमारे कानून में एक बड़ी खामी ये भी है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो अपील, कोर्ट फीस, नो पर्सनल लायबिलिटी के सिद्धांत पर चल रही है। तो ये बहुत सारी कमियों को मैंने देखा और देखने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका मैंने फाइल की और न्यायिक सुधार में सब 2 पर्याप्त मुद्दे थे कि सबकी जवाबदेही तय की जाए और भारतीय जवाबदेही तय की जाए और
इसका समय सीमा जो 5 करोड़ से ऊपर मुकदमे लंबित है उनको 80% 1 साल में निपटाए जाए और भविष्य में ऐसी न्याय व्यवस्था बनाई जाए कि जिसमें से लोगों के विवादों के निराकरण 1 साल के अंदर होने पड़े, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और मनुष्य के शरीर मिलने के बाद हर आदमी इस मृत्यु लोक में एक बाछी की तरह है। भारत का में हर व्यक्ति पहले वो भारत का नागरिक है और नागरिक होने के बाद फिर अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई न्यायाधीश बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, कोई व्यापारी बनते हैं, कोई एग्रीकल्चर किसान बनते हैं, अलग अलग कार्यों में लग जाते हैं। परंतु अपने श्रम के बदले पारिश्रमिक लेने वाले जो शासकीय सेवक, लोक सेवक या जनप्रतिनिधि हैं, उसकी जवाबदेही न लेने के कारण ही देश आज भी अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार के माहौल में जी रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पूरी जनहित याचिका को पढ़ा, अध्ययन किया, हमारी बहस सुनी और बहस सुनने के बाद उन्होंने माना कि जो 2 तरह के आर्डरों की ज़रूरत है, एक तो प्रशासनिक आर्डर है, एक जुडिशियल आर्डर है। तो उन्होंने हमें लिबर्टी दी कि जुडिशियल आप अपने पिटीशन में से जुडिशियल आर्डर को अलग करिए और उसके लिए अलग से पिटीशन फाइल करिए और प्रशासनिक और जो भी अन्य काम सुधार आप चाहते हैं वो हमारे चैम्बर में लिख करके दीजिए, जिसमें हम आगे की कार्रवाई कर सकें। इसीलिए पूरे राष्ट्रीय अब हम आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के कारण पूरे देश में राष्ट्रीय अभियान हमारा शुरू हो चुका है और मैं सतना से, चूंकि हम सतना के मूल निवासी भी हैं और अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, एक व्यापक आंदोलन हिंद क्रांति यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। आज संयोग की बात है कि आज आपने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज सरस्वती जी की भी जयंती है। तो माँ ज्ञान की देवी, वीणा की देवी, वाणी की देवी का भी आज तो न्यायालय जो है एक तरह से ज्ञान की देवी का ही एक प्रारूप है, दूसरा प्रारूप है। वहां भी बोलने से आर्गुमेंट का जो शब्द है, वाणी का जो जनक है, वो माँ सरस्वती जी हैं। तो आज एक संयोग की बात है। पिछले साल ऐसा ही संयोग भीष्म पितामह के लिए था कि 23 जनवरी 25 को भीष्म पितामह महाराज जी का जन्मदिन था। मतलब माघ कृष्ण पक्ष की नवमी को भीष्म पितामह जी का जयंती होता, उनका जन्म हुआ था। तो एक कोइंसिडेंट है कि मतलब कि 23 जनवरी को भी पिछली बार एक ऐसे महापुरुष का संयोग था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में संयोग था, और आज भी एक विचित्र संयोग है कि आज ज्ञान की देवी सरस्वती जी के बसंत पंचमी, आज उनका जन्म दिवस है, आज निराला जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने कि बड़ी एक ऐसी मार्मिक कविता लिखी थी कि वो आता वो जाता, दो टूक कलेजे करता, पछताता पथ पर जाता, जिसके पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। तो ऐसी मार्मिक कविता, ऐसा मर्म, जिन्होंने न्यायालय के गतिविधियों को, न्यायालय के संचालन को, न्यायालय की अभीपसा को बहुत नज़दीक से देखा है, उसके बारे में जो बताया है आप बहुत हद तक सहमत भी होंगे। और जो उनको पिटीशन में दिया है कि उनके डायरी नंबर है 2679-794/25 और ये चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और जयमाल्या बागची जी के द्वारा चुना गया है। तो ऐसे न्यायमूर्ति के रूप में उनकी बातों को सुनना, और उन्होंने जो कहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन द सर्टेन टाइप ऑफ द केसेस, कि कुछ ऐसी केसेस जिनका की अनुसंधान किसी मतलब बेशक विधि के द्वारा जो स्थापित नियम है और विधि की जो मंशा है, सब ये एक अहंकार और अहम का पहलू नहीं होना चाहिए किसी जांच में कि वो वैसा है, वो शूद्र है, वो बनिया है, वो ठाकुर है, ये नीचा है, वो ऊंचा है, वो गरीब है। कानून की मंशा क्या कहती है, कानून की मंशा के अनुसार से जो अनुसंधान के लिए लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ द कोर्ट्स केसेस के न्यायालय में जो विचाराधीन प्रकरण है उनको उस ढंग से जांच किया जाए, उस ढंग से उनको आगे बढ़ाया जाए कि उसका निर्णय, जिसको न्याय कहते हैं आप, वो न्याय जनता को मिल सके। उसके बारे में जो त्रिपाठी जी ने बताया, मुझे लगता है कि आप सहमत हैं। और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं यार, क्या है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे साथ शुरू से है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से तो हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो बिना उनकी एक वाणी नहीं निकल सकती। और दूसरी चीज है, देवी है तो, और मैं हमारी जो हिंद क्रांति यात्रा शुरू हुई थी वो मैं शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की समाधि से हमने, गोरखपुर के पास है उनका, वहां से शुरू की थी। फिर मंगल पांडे जी के यहाँ गए थे। और भारत में जो जितने भी क्रांतिकारी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनका जो योगदान था, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। और जहाँ जहाँ उनका बलिदान दिवस हुआ होगा, जहाँ जहाँ जाने की कोशिश करेंगे और ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो सबसे बड़ी लक्ष्य हम लोगों का मानवता का है कि मानव जो मृत्यु लोक में आता है, वो 84 लाख योनियों को भटकने के लिए आता है, तो यहाँ 50 साल 40 साल अदालतों में भटकता रहता है। उसके विवादों का निराकरण 1 साल के भीतर हो, और जो न्याय शुल्क जो वहाँ अंग्रेजों ने लगाया था, न्याय का व्यापार शुरू किया था, वो व्यापार हिंदुस्तान से खत्म हो। हिंदुस्तान के दरवाजे इस आम पब्लिक पीड़ित आदमियों के लिए खोल दिए जाएं, और उनके विवादों का निराकरण जल्द से जल्द हो। सभी कानूनों की समीक्षा के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के माननीय निर्देशानुसार हम लोग अपनी बात वहाँ कहेंगे। जो वो चाहते हैं उस तरह का प्रपोजल बना के देना है हमें। और भारत के प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति से, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे अधिवक्ता हो, हम उन सब का सहयोग चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के भारत को सशक्त, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करें। हम सहयोग आंदोलन चलाते हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। कमजोर आदमी को पर्याप्त साधन, सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध किया जाए, उनकी जवाबदेही तय की जाए, जिससे हम लोगों का उज्जवल भविष्य हो सके। इसी अभियान पर लगे हुए। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ में माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश जी ने जो कहा है कि इफ सो एडवाइस एनी सबमिट सजेशन, यदि आपको कोई सजेशन देना भी चाहिए तो इफ एनी एंड सो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, आप प्रशासनिक स्तर पे भी मतलब कोई सजा जो सुझाव देना चाहते हैं, आप उसमें कुछ सुधार के लिए कोई आप अपने महसूस करते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। एंड फॉर द पर्पस ऑफ द जुडिशियल रिफॉर्म, यदि न्यायिक सेवा के लिए, मैं आपको बता दूं कि एक न्यायपालिका में जो एक अहंकार का सिस्टम और अज्ञानता का जो प्रचलन आजकल बहुत तेजी से बढ़ गया है, इससे बड़ी दुख होता है। आपको एक अभी बताएं कि 5 जनवरी को एक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया है, बड़ा ही मार्मिक जजमेंट है कि माननीय न्यायाधीश महोदय जी ने एक एक्साइज में बेल दे दिया, और उस बेल के लिए उनको बहुत लंबा खामियां काट भुगतना पड़ा। तो वो करीब 14 साल मतलब परेशान रहे उसमें। एक न्यायिक अधिकारी मतलब सेशन फर्स्ट थे, वो खरगोन में पदस्थ थे, तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला कि बस छोटी सी गलती के लिए इतना भयानक दंड नहीं देना चाहिए। गुंडे छूट जाते हैं, रेपिस्ट छूट जाते हैं, हत्यारे छूट जाते हैं, चोरी करने वाले छूट जाते हैं, गुंडे मवाली छूट जाते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति को बेल के लिए कंसीडर करने के लिए बेल दे दिया है तो बेल के अपराध को मान, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो बेल इज रूल ही होना चाहिए, बेल इज बिजनेस नहीं होना चाहिए, जो कि आजकल मुझे देखने में आता है कि बेल इज ए बिजनेस हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवन न्यायाधीश भी चंद्रचूड़ साहब भी अभी कहते हैं कि जयपुर के एक अधिवेशन में उन्होंने बताया कि बेल इज ए रूल, बेल देना चाहिए, पर जब वो कार्य करने की जो नौबत आती है, कार्य करना जब हमको देखना पड़ता है, हम सिस्टम में खड़े होते हैं, जब फौज के रूप में हम बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमको निर्णय करने की ताकत का जब हमारा इस्तेमाल करने का जब समय आता है, तब उस समय लड़खड़ा जाते हैं। फिर हम एक दकियानुसी विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं कि अपराधी है, गुंडा है। बहुत से केसों में मैंने देखता हूँ कि 20-20 प्रकरण हैं, अपराधी किस्म के प्रकरण हैं, और वे आज मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, विधायक हैं, और एक किसी व्यक्ति से, छोटे व्यक्ति को लेकर कस्टडी में लेकर मुकदमे बनाना, उसको जेल भेजना, उसके जीवन को, चरित्र को नष्ट कर देना। ये निर्भय सिंह सुलैया वाले केस को अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी जाति की गई होगी उनके साथ में, उनके परिवार को कितनी मानसिक यातना से गुजरना पड़ेगा कि एक्साइज के छोटे से केस के बाद 50 लीटर बल्क केस में बेल दे दिया उन्होंने, और फिर किस तरह से उनको बर्खास्त किया गया। तो माननीय न्यायमूर्ति JB पारदीवाला जी के बहुत से निर्णयों से मैं वाकिफ हूँ, और बहुत अच्छे मतलब उनका जो जजमेंट करने का है, मैं कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विद्वान आदमी जो कानून की थोड़ी भी समझ रखता होगा, उनके जजमेंट का कायल होगा। जिस तरह उन्होंने भी संसद पार्लियामेंट के एक्टों को पास करने के लिए 90 दिन का जो समय निर्धारित किया था, वो भी एक शाह कमीशन से आता था, सरकारी कमीशन से आता था, पुंची कमीशन से आते थे, गृह विभाग के बहुत से निर्णय हैं, सबको आधार मान के उन्होंने वो जजमेंट पारित किया था। फिर दिक्कत हो गई कुछ। तो ऐसे जजमेंटों को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए, न्याय की परिस्थितियों को देखना चाहिए कि अब छोटी छोटी गलतियों के लिए न्यायाधीशों को भी दंडित न किया जाए, और न्यायाधीश भी मतलब कानून की सीमा के अंदर कानून का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी मानसिक यंत्रणा, उसकी चुगली
उसके पीछे के ग्राउंड को, किसी के चुगली से, किसी के बताई हुई शिकायत का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उस समय फाइल क्या कहती है कि अगर ये बेलेबल है तो बेलेबल है, बेल दीजिए आप उसको। वो कोई अब्सकॉन्ड नहीं करेगा, किसी चीज को वर्गलाएगा नहीं, फरगादी को नहीं धमकाएगा। न्यायालय की जो एक मंशा होती है कि ट्रायल पे उपस्थित रहेगा। तो सब बातों को देखकर मतलब न्यायालय का जो जुडिशियल रिफॉर्म की जो बुनियाद रखी गई है, मुझे लगता है कि इन सब बातों को त्रिपाठी जी कंसिडर करेंगे और एक उचित फोरम पर मतलब माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को ये प्रेषित की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए जनहित में मतलब जो है एक सामान्य लोगों को एक न्याय के प्रति एक आदर और मर्यादा दिखे, उसका पालन सुनिश्चित होता हुआ दिखाई दे, तो खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि जुडिशियल का जो गौरव था वो वापस लौट आया। देखिए, तो ये जो है हमारे कानूनों में कमी है, इसलिए हमने कमलेश त्रिपाठी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को पार्टी बनाया है। और इसमें न्यायाधीश हैं, अपना वकील हैं, जांच एजेंसियां हैं, इन सबको पार्टी बनाया है कि सबको मिल करके ये ऐसी व्यवस्था बनाए, कानून पार्लियामेंट हमारी कानून सही बनाए। जब सही कानून होगा तो सही ढंग से उसका लागू होगा, जब सही ढंग से लागू होगा तो सही ढंग से न्याय मिलेगा। तो पहली बात है कि अनुच्छेद 144 के तहत पूरी जो अदालतें हैं उनके अधीनस्थ काम करती हैं, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। दूसरी चीज, अनुच्छेद 141, 142 के तहत इतने आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया जाता है कि उनका पालन आज भी नहीं हो रहा। जैसे डिग्रियां हैं, डिग्री में कोई फैसला 10 साल 15 साल में आता है, फिर उस डिग्री का पालन के लिए 30-30 साल से लोग भटक रहे हैं। यानी जो न्याय मांगने आए थे वो मर गए, उनके बाल बच्चे डिग्री का पालन करा रहे हैं। इसमें जस्टिस साहब ने कहा था कि 6 महीने के अंदर डिग्रियों का पालन होगा, नहीं हो रहा। इसी तरह कंटेम्प्ट के केस है, लोग सिविल की डिग्रियां लिए घूमते रहते हैं और पता चला कि वो उनको अधिकारी निरस्त कर देते हैं। इसी तरह जमानते के केस हैं, सजा के केस हैं, जब जेल में पता नहीं कितने लोग सजा काटने के बाद भी आज पड़े हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह के पूरे पूरे सिस्टम को हमने चुनौती दी है और हम पूरे देश के ऐसे तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि जो लोग सिस्टम के खिलाफ बोलना चाहते हैं, राष्ट्र और जनहित में कोई काम करना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और वो आए, सब लोग मिल करके एक नए भारत के निर्माण के लिए हम लोग सब मिलकर करें। कोई गलत नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई लफड़ा नहीं, सिर्फ राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, संविधान सर्वोच्च है और उसके आधार पर ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सहयोग आंदोलन हम कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम असहयोग आंदोलन नहीं चलाते और इसी के लिए सबका स्वागत है। आगे पूरे राष्ट्र भर में हम लोगों का आंदोलन चलेगा, हम लोग इसमें कार्रवाई हम यहाँ एक बात और कहना चाहेंगे, जो अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को जुडिशियल पावर नहीं देना चाहिए, हम इस बात से सहमत है। एग्जीक्यूटिव व्यक्ति को जुडिशियल पावर नहीं देना चाहिए। हम उम्मीद भी करते हैं कि जुडिशियल पावर जो है और जुडिशियल ऑर्डर है उनका इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा 100% होना चाहिए। 99.9% भी नहीं, 100% 1/1 जुडिशियल ऑर्डर मस्ट ऑर्डर और उसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा भी कि एक ऐसी सरकार को या जुडिशियल ऑफिसर्स को या हाई कोर्ट को एक ऐसा बोर्ड, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, डिपार्टमेंट अपना, कि जो जुडिशियल ऑर्डर जो वो देते हैं, जो पारित होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन उतने दिन में पालन हुआ या नहीं हुआ, ये सुनिश्चित करने के लिए उनके एक ऑफिस में एक बेयरिंग ऑफिस होना चाहिए जो निर्धारित करे कि हमने ये ऑर्डर दिया था, इसका पालन हुआ या नहीं। अभी केस में हमने देखा कि ये केस में एक मैना देवी वर्सेस RNI एक केस है जिसमें कलेक्टर 17 पार्टी हैं। तो वो एक छोटा सा केस था और एक अखबार का मालिक कोई दूसरा व्यक्ति है और अखबार को कोई चला रहा है दूसरा। पीपल्स ऑब्जर्वर के मालिक प्रवीण चतुर्वेदी हैं और वो अखबार को चला रहे हैं ज्ञान प्रकाश शुक्ला। अब वो कलेक्टर के यहाँ हमने कई पिटीशन फाइल की, इसके बाद वो मैना देवी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया कि आप P4 को आप डिसाइड करें कि इसका मालिक कौन है। आज 3 साल हो गए हैं, 3 साल के बाद भी उस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का कोई भी पालन जिला दंडाधिकारी कलेक्टर द्वारा न कटेसरिया द्वारा किया गया, न अनुराग वर्मा जी द्वारा किया गया, न सतीश एक्स के द्वारा किया गया। तो ये हाईकोर्ट को भी एक अपना एक डिपार्टमेंट, एक ऐसा एक मैं चाहूँगा कि एडवोकेट जनरल के मार्फत हो या डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशरी में हो या लॉ डिपार्टमेंट के जरिए हो, कि जो ऑर्डर पारित होते हैं
उनका पालन 100% किया, ये नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया है तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करना चाहिए। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कानून का पालन सुनिश्चित किया गया तो हम दुनिया के सबसे बेहतर लोकतंत्र में होंगे, बेहतर अर्थव्यवस्था में होंगे, बेहतर सामाजिक मर्यादाओं में होंगे। हम बेहतर एक दुनिया के सबसे एक बेहतर व्यक्ति के रूप में हमारी गिनती होगी। हम एक बेहतर नागरिक के रूप में जाने जाएंगे, एक बेहतर अधिकारों का उपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। तो मैं एक बात भूल गया था कि मैंने ये भी कहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, और जो बाई पार्टी एग्रीमेंट होते हैं, जैसे विद्युत है, बैंक के हैं, दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट के आधार पर जो बिजनेस होता है उसको एक पार्टी ही डिसाइड नहीं कर सकती। और जैसे अपराधी को ही न्याय करने का अधिकार दिया जाना गलत है। न्याय शुल्क से मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि कलेक्टर कस्टोडियन होता है, कलेक्टर ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, कलेक्टर ही न्यायाधीश होता है। इसी तरह ये जितने भी बाई पार्टी एग्रीमेंट के आधार पर होते हैं यही लोग न्याय करते हैं और फिर पनिशमेंट दिलाने के लिए अदालतों में जाते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था ही बदलने के लिए बदलना चाहते हैं हम लोग। और हम अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अभी पार्लियामेंट के सामने भी बहुत सारे कानून हम वापस करेंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि इन सब की समीक्षा करें और नए राष्ट्र नए निर्माण के लिए हम लोग आगे बढ़े, जिसलिए भविष्य में आने वाले अपने वंशजों के लिए हम एक अच्छा भारत दे जाएं और उनको लगे कि हाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक अच्छा उज्जवल भविष्य दिया। प्रलाप करते हुए ना बैठे रहें और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। त्रिपाठी जी की बात से सहमत है कि ये जो फीस एक्ट है ये बंद होना चाहिए। जुडिशियल इज नॉट ए बिजनेस। इसमें किसी भी तरह का फीस टिकट बार होना चाहिए। ये जुडिशियल सिस्टम के फीस एक्ट जो है कलंक। इसमें 438 37 किसी भी टिकट के लिए कि मतलब कि एप्लीकेशन हमको कापी चाहिए तो उसके लिए हम फीस कलेक्ट करें। ये बिजनेस, जुडिशियल सिस्टम इज नॉट ए बिजनेस, जुडिशियल ऑर्डर इज नॉट ए बिजनेस, जुडिशियल फंक्शन इज नॉट ए बिजनेस, जुडिशियल इज नॉट ए ट्रेड सिस्टम ऑफ अवर सोसाइटी इन कंट्रीज। जुडिशियल सिस्टम में फीस प्रतिबंधित होना चाहिए और जिस ढंग से ये फीस, मैं तो इसको पसंद नहीं करता और नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि न्याय बिकाऊ नहीं है, न्याय शुल्क नहीं। कभी कोई रही होगी मजबूरी हमारी, या कभी कोई गिला शिकवा रहा होगा